आगे बढ़ जाए नेक्स्ट हेडिंग पे, दैट इज और ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। अभी तक तो आपने क्या पढ़ा, एनिमल किंगडम में एवोल्यूशनरी कहानी पढ़ी आपने कि पोरीफेरा में कैसा है, फिर आगे आगे किस में क्या है। अब स्पेसिफिकली हम ह्यूमंस की बात करेंगे, ह्यूमंस में रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसा है, आओ देखते हैं कैसा है। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, वी हैव ए पेयर ऑफ एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स ओपनिंग आउट अबव द अपर लिप्स, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद देयर इज अ नेजल चैम्बर थ्रू द नेजल पैसेज, ओके। नेजल चैम्बर ओपन्स इनटू फेरिंग्स, कौन सा वाला पार्ट, नेजोफेरिंग्स की बात हो रही है, राइट। व्हाट इज फेरिंग्स, इट इज अ पोर्शन व्हिच इज कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। कॉमन पैसेज नेजोफेरिंग्स नहीं है, कॉमन पैसेज इज फेरिंग्स, ठीक है, ओरोफेरिंग्स। ये चीज डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन वाले चैप्टर में भी थी, ठीक है। देन फेरिंग्स ओपन्स थ्रू द लैरिंक्स रीजन इनटू द ट्रेकिया, क्या मतलब है, ये ऊपर आपका कहीं फेरिंग्स होगा, फेरिंग्स से लैरिंक्स आप आओगे, ठीक है, वो ये कह रहा है फेरिंग्स ओपन्स थ्रू द लैरिंक्स रीजन इनटू द ट्रेकिया, मतलब पहले फेरिंग्स होगा, फेरिंग्स को अगर ट्रेकिया में खुलना है तो बीच में एक स्ट्रक्चर आएगा लैरिंक्स, वही तो पढ़ रहे हैं हम, ऊपर फेरिंग्स होगा, उसके बाद आपका लैरिंक्स आ जाएगा एंड देन इट विल लीड टू ट्रेकिया। लाइन समझ रहे हो आप एनसीईआरटी की। चलो आगे देखते हैं। व्हाट इज लैरिंक्स, इट इज ए कार्टिलेजिनस बॉक्स, ये बोनी बॉक्स नहीं है, मस्कुलर नहीं है, ये बना हुआ है कार्टिलेज का, तभी तो आप नेक में जो एडम्स एप्पल है उसको आप प्रेस करके फील कर सकते हो, वो बेंड हो जाएगा। बोन की प्रॉपर्टी क्या है, दैट इज नॉन कंप्लाइएबल, बोन इज नॉन प्लाइएबल, मतलब कि बेंड नहीं होगी, जबकि कार्टिलेज इज प्लाइएबल, कार्टिलेज बेंड हो सकता है, ठीक है। ये कार्टिलेज का बॉक्स है जिसका काम है साउंड प्रोड्यूस करना विद द हेल्प ऑफ वोकल कॉर्ड्स की वाइब्रेशन, इसलिए इसको हम साउंड बॉक्स कहते हैं, एडम्स एप्पल कहते हैं। अब थोड़ी सी बेटा कहानी सुन लो लैरिंक्स की। इसने कहा कि ये कार्टिलेज का बना है, तो रफली थोड़ा सा आइडिया ले लो किन किन कार्टिलेजेस का बना है। जो आप फील कर पा रहे हो ना प्रोमिनेंस, जो बाहर थोड़ा सा उभरा हुआ स्ट्रक्चर है जिसको आप फील कर सकते हो अपने हाथों से, वो आपका हो जाएगा थायराइड कार्टिलेज, थायराइड ग्लैंड नहीं, थायराइड कार्टिलेज, ये एक होता है। देन आपके पास क्रिकॉइड कार्टिलेज होता है, क्रिकॉइड मतलब रिंग के जैसा, ये एक होता है। इसके सिवा पीछे की तरफ एरेटिनॉइड कार्टिलेज होता है, कॉर्निक्यूलेट होता है बेटा, क्यूनिफॉर्म कार्टिलेज होता है। इस सब में आपको जाने की जरूरत नहीं है, ये बस मैं इलेबोरेट कर रहा हूँ कि इसने कहा कार्टिलेजिनस बॉक्स है, तो देखो इतने टाइप के कार्टिलेजेस बनाते हैं आपका लैरिंक्स। सामने से अगर आप देखना चाहते हो तो रफली कुछ ऐसा बनेगा, डायग्राम्स मेरी उतनी अच्छी होती नहीं है बट फिर भी आई विल ट्राई। ये आपका शील्ड लाइक स्ट्रक्चर हो गया थायराइड कार्टिलेज, इसी के नीचे ऐसे रिंग शेप का होता है आपका क्रिकॉइड कार्टिलेज, फिर इसके पीछे की तरफ आपके एरेटिनॉइड, कॉर्निक्यूलेट, क्यूनिफॉर्म्स वगैरह होंगे, ठीक है। एक काम करो डायग्राम दिखाऊं तो मैं इसका, रुको तो मैं दिखाता हूं। लैरिंक्स, काफी डिफिकल्ट हो जाएगा तुम्हारे समझने के लिए, बट ठीक है, जस्ट टू दोज जिनका इंटरेस्ट है। ये देखो, ये दिख रहा है ये स्ट्रक्चर, एक सेकेंड, ये स्ट्रक्चर तुम देख पा रहे हो, ये तुम्हारा थायराइड कार्टिलेज हो जाएगा, इसके नीचे ये क्रिकॉइड कार्टिलेज, ठीक है। तो खैर इतना डेप्थ में तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है, तुम बस इतना समझ लो कि ये कार्टिलेज का बना हुआ बॉक्स है। यस और नो, इतना क्लियर है? इतना क्लियर है तो हम आगे बढ़ सकते हैं। ड्यूरिंग स्वलोइंग, अरे पीछे हट जा,
ड्यूरिंग swallowing glottis can be covered by a thin elastic cartilaginous flap called as epiglottis to prevent the entry of food into the larynx। यही मैंने तुम्हें बताया कि जब आप swallow करते हो उस टाइम आप सांस नहीं ले सकते हो। क्यों? क्योंकि larynx के ऊपर epiglottis पड़ जाता है ताकि larynx में फूड पाइप में विंड पाइप में खाना ना चला जाए। ठीक है, एपिग्लॉटिस क्या है? ये कार्टिलेज का फ्लैप है। कौन सा कार्टिलेज है बेटा? इलास्टिक कार्टिलेज। बहुत तरीके के कार्टिलेजेस होते हैं, हायालिन कार्टिलेज, इलास्टिक कार्टिलेज। ठीक है, तो ये कौन सा है? अपना इलास्टिक कार्टिलेज है। देन उसके बाद ट्रेकिया है। ट्रेकिया के बारे में क्या बोला? इट इज ए स्ट्रेट ट्यूब एक्सटेंडिंग अप टू द मिड थोरेसिक कैविटी। उसके बाद क्या हो रहा है? इसका डिविजन्स हो रहा है। किस लेवल पर हो रहा है? आई थिंक T4 की लेवल पर ट्रेकिया डिवाइड करता है इनटू ब्रोंकस। खैर छोड़ो, जाने दो। विच डिवाइड्स एट द लेवल ऑफ फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा। ओके ठीक है, आपकी बुक में दिया हुआ है एट द लेवल ऑफ T5 ट्रेकिया डिवाइड हो रहा है। किस किस में? राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई। ये देखो, इधर समझो बच्चों, ये तुम्हारा ट्रेकिया हो गया अप टू मिड थोरेसिक कैविटी। यहाँ पर ट्रेकिया डिवाइड कर रहा है इनटू द प्राइमरी ब्रोंकस। किस लेवल पे हो रहा है? ये T5 लेवल पर हो रहा है। T5 मतलब थोरेसिक वर्टिब्रा, फिफ्थ वाला, उस लेवल पर ये डिवाइड कर रहे हैं। ईच ब्रोंकाई अंडरगोज रिपीटेड डिविजन्स, प्राइमरी ब्रोंकस, सेकेंडरी ब्रोंकस, टर्शियरी ब्रोंकस, अल्टीमेटली रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल। ठीक है, secondary bronchus, tertiary bronchus, then bronchioles, ending up into terminal bronchioles which are very thin. Up to terminal bronchioles you will see these cartilaginous rings. उसके बाद ये rings नहीं होंगी। The trachea, primary bronchus, secondary bronchus, tertiary bronchus and initial bronchioles, they are supported by cartilage की बनी हुई rings। पूरी है? नहीं, incomplete rings। incomplete मैंने तुम्हें बताया ना कि बस ऐसे ये rings होंगी सपोर्ट करने के लिए, ताकि ट्रेकिया कोलैप्स ना कर जाए। ये ट्रेकिया में है, प्राइमरी ब्रोंकस में भी है, सेकेंडरी ब्रोंकस में है, टर्शियरी ब्रोंकस में है, टर्मिनल ब्रोंकियोल में भी प्रेजेंट है। उसके बाद ये रिंग्स प्रेजेंट नहीं है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर। ईच टर्मिनल ब्रोंकियोल गिव्स राइज टू ए नंबर ऑफ एल्वियोलाई। टर्मिनल ब्रोंकियोल्स के बाद अल्टीमेटली एल्वियोलाई आ जाएंगे। इधर इमेज में देखो एल्वियोलाई। एल्वियोलाई की डिस्क्रिप्शन क्या है? अब वो इसने बताई है। एल्वियोलाई आर वेरी थिन। क्यों बेटा इतने थिन है? क्योंकि गैसेस को एक्सचेंज होना है, गैसेस को डिफ्यूज करना है। जब आपने सांस ली तो यहाँ से एयर अंदर आया और इधर जमा हो गया। इसके आसपास अब क्या होगा? ब्लड वेसल्स होंगी, ताकि ये ऑक्सीजन इस ब्लड वेसल में जाए और फिर ब्लड से पूरी बॉडी में चला जाए। तो ध्यान से देखो इस लेयर को, एक सेकंड दूसरे कलर से मैं बनाता हूँ। इस लेयर को बहुत थिन होना पड़ेगा। अगर पतली ये लेयर होगी तभी तो ऑक्सीजन इजीली डिफ्यूज कर पाएगा ना ब्लड वेसल में। इसीलिए एल्वियोलाई की दीवार वेरी वेरी थिन। ठीक है, समझ गए? इरेगुलर है, ये रेगुलर नहीं है। इरेगुलर वॉल्ड एंड वेस्क्युलराइज्ड। वेस्क्युलराइज्ड मतलब ब्लड वेसल। ब्लड वेसल क्यों है एल्वियोलाई के आसपास? ताकि ऑक्सीजन डिफ्यूज हो सके ब्लड में, और ब्लड में जो CO2 लेकर आया है पूरे टिश्यूज से, वो CO2 रिमूव हो सके। तो वेस्कुलराइज समझ आया? बैग लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड एज एल्वियोलाई। ये इनकी डिस्क्रिप्शन है। वेरी थिन, इरेगुलर वॉल्ड। पूछ सकते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू एल्वियोलाई। वेरी थिन, रेगुलर वॉल्ड ऐसे लिख लेंगे तो आपको लिखना है कि वेरी थिन है, रेगुलर नहीं है, इरेगुलर वॉल्स है। वेस्कुलराइज्ड है, एवेस्कुलर नहीं है, बैग लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है। द ब्रांचिंग नेटवर्क ऑफ ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स एंड एल्वियोलाई कंप्राइज ऑफ लंग्स। तो लंग्स में यही तो है। लंग्स में आपको प्राइमरी ब्रोंकस है, फिर डिवीजन होते गए अल्टीमेटली एल्वियोलाई तक। ये सारी चीजें लंग्स के अंदर हो रही है। दो लंग्स है हमारे पास। लंग्स के बाहर प्लूरा, प्लूरल मेम्ब्रेन्स है, पैराइटल प्लूरा, विसरल प्लूरा। पैराइटल प्लूरा बाहर, विसरल प्लूरा अंदर। दोनों के बीच में प्लूरल कैविटी है जिसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ है। फ्लूइड का काम क्या है? लंग के सरफेस पर फ्रिक्शन को कम कर देना। outer membrane which is parietal, that is in close contact with the thoracic cavity, thoracic lining, whereas the inner pleural membrane is in contact with the lung surface। ध्यान से देखो, ये जो आपकी है ना, ये रिब्स है जिनको काटा गया है। इसको आप समझो ऐसे, बहुत ही गंदी डायग्राम है बट ठीक है, समझ लो। ये प्यारा सा क्यूट सा बंदा था, ठीक है। ये इसका डायफ्राम था,
ये यहाँ से इसके पास ट्रेकिया आ रहा था, ट्रेकिया टूट रहा था प्राइमरी ब्रोंकस में, ये इसके पास लंग्स थे, ठीक है। अब एक चाकू लेकर आओ, ठीक है, और इस बंदे को बीच से फाड़ दो, ठीक है। तो इसकी ऐसे रिब्स होंगी। अब फील करो इधर अपनी चेस्ट पे, हड्डियां फील हो पा रही है, रिब केज समझ रहे हो, तो ऐसे हड्डियां आ रही है सामने की तरफ। तो जैसे ही आपने आपको बीच से फाड़ दिया, ये रिब्स भी बीच से टूट गई, तो आपको बस कट एंड दिख रहा है रिब्स का, समझ रहे हो, ये ऐसे होती है ना रिब्स। तो यहाँ से आपने काट दिया तो आपको बस ये ऐसे दिखेगा, पीछे से आता है वो, और ऐसे आप कट एंड देख पाओगे। वही इसने दिखाया है, कट एंड ऑफ रिब्स, कट एंड ऑफ रिब, ये ठीक है। तो वो आपको दिख रहा है। अब देखो इधर इस डायग्राम में क्या देखोगे तुम, लंग्स में क्या बता रहे हैं, दो मेम्ब्रेन्स है। ये जो पैराइटल प्लूरा है ना, ये पूरा चिपका हुआ है आपका थोरेसिक कैविटी के साथ, ठीक है। और जो अंदर विसरल प्लूरा है, एक सेकंड इसको दूसरे कलर से बनाते हैं, ये जो आपका विसरल प्लूरा है ये पूरा लंग के साथ चिपका हुआ है। इस चीज का सिग्निफिकेंस है वो आगे मैं तुम्हें बताऊंगा, ठीक है। बाहर वाली लेयर थोरेसिक कैविटी के साथ चिपकी है, अंदर वाली लेयर एकदम लंग्स के साथ टाइटली चिपकी हुई है। इतना समझ गए, ठीक है। अब आगे क्या कह रहा है, द पार्ट स्टार्टिंग विद द एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स, किसका, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स का जो पार्ट है एक्सटर्नल नोस्ट्रिल से टर्मिनल ब्रोंकियोल्स तक, दैट इज द कंडक्टिंग पार्ट, जो एयर को कंडक्ट करा रहा है, बाहर से अंदर की तरफ लेकर आ रहा है। उसमें अगर कोई जर्म्स है, कोई डस्ट पार्टिकल्स है, उसको रिमूव करा रहा है, एयर को ह्यूमिडिफाई करा रहा है, उसको कहते हैं कंडक्टिंग पार्ट, उस सारे हिस्से को। वेयर एज द एल्वियोलाई एंड देयर डक्ट्स दे फॉर्म द रेस्पिरेटरी पार्ट और एक्सचेंज पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। देखो समझो, रेस्पिरेटरी सिस्टम, इट हैज गॉट कंडक्टिंग पार्ट जो कंडक्ट कराएगा एयर को, एंड एक्सचेंज पार्ट वो हिस्सा जहां पर एक्चुअल गैसेस का एक्सचेंज होगा, ठीक है। एक्सचेंज पार्ट को रेस्पिरेटरी पार्ट कहते हैं। इज दिस क्लियर? कंडक्टिंग पार्ट में आपके क्या आएंगे, एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स, देन नेजल कैविटी, देन इंटरनल लेयर्स, इंटरनल लेयर्स के बाद याद करो क्या आएगा, नेजोफेरिंक्स, ठीक है। नेजोफेरिंक्स विल लीड टू कॉमन पैसेज फूड और एयर के लिए, फेरिंक्स, फेरिंक्स के बाद बेटा आपका आ जाएगा लैरिंक्स, जिसके ऊपर क्या लगा होगा, ढक्कन, एपिग्लॉटिस, इधर लैरिंक्स से स्टार्ट होता है ट्रेकिया, ट्रेकिया आगे चल के टूटेगा प्राइमरी ब्रोंकस, सेकेंडरी ब्रोंकस, टर्शियरी ब्रोंकस, फिर ब्रोंकियोल्स, ब्रोंकियोल्स के बहुत पार्ट होंगे, अल्टीमेटली टर्मिनल ब्रोंकियोल्स। ये फ्लो चार्ट तुम्हें समझ आ रहा है कि नहीं, बताओ मुझे। तो यही ये कह रहा है, ये जो कहानी है यहां से यहां तक की कहानी, दिस इज योर कंडक्टिंग पार्ट, एंड इसमें भी फर्दर अगर तुम देखोगे ट्रेकिया से यहां तक की कहानी, इसमें रिंग्स प्रेजेंट है, सी शेप्ड इनकम्प्लीट रिंग्स यहां से यहां तक प्रेजेंट है, ट्रेकिया से लेकर टर्मिनल ब्रोंकियोल तक, ठीक है, समझ गए। अब एक्सचेंज पार्ट जो है ना, अरे यार, एक्सचेंज पार्ट यहां से स्टार्ट होगा इसके नीचे, फिर एक्सचेंज पार्ट में आपके क्या आ जाएंगे बताओ, एक्सचेंज पार्ट में आपके आ जाएंगे रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स, रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल में वो रिंग्स नहीं होंगी अब, फिर आपकी क्या आ जाएंगे, एल्वियोलर डक्ट, इट विल लीड टू एट्रिया, उसके बाद एल्वियोलर सैक, उसके बाद एल्वियोलाई। ये सारी कहानी है बेटा एक्सचेंज वाले पार्ट की, रेस्पिरेटरी पार्ट की। इन चीजों में क्या हो रहा है, गैशियस एक्सचेंज हो रहा है। जबकि कंडक्टिंग पार्ट का क्या फंक्शन था, कंडक्टिंग पार्ट का फंक्शन क्या था, इसका मैं लिख देता हूं फंक्शन, रिमूव डर्ट, जो भी छोटे छोटे पार्टिकल्स आएंगे उसको हटाना है, ह्यूमिडिफाई एयर,
कभी सर्दी में बहुत ठंडी एयर है उसको नॉर्मल टेम्परेचर तक कौन लेके आते हैं, यही सारे कंडक्टिंग पार्ट में जो चीजें आएंगी। ठीक है, कैसे ये डर्ट को रिमूव करते हैं, इनके अंदर बेटा सीलिएटेड एपिथेलियम होता है। सपोज करो ऐसे छोटे 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 सीलिया लगे हैं, कोई डर्ट पार्टिकल आएगा भी तो ये सीलिया ऊपर की तरफ बीट करते रहते हैं ताकि जो भी डर्ट वगैरह है वो सीधे ऊपर की तरफ चली जाए और रिमूव हो जाए। ठीक है, फंक्शन समझ में आ गया। और इसका फंक्शन क्या हो जाएगा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। समझ गए बच्चों, आगे पढ़े। द कंडक्टिंग पार्ट कंप्राइजेस द कंडक्टिंग पार्ट ट्रांसपोर्ट्स एटमॉस्फेरिक एयर टू द एल्वियोलाई। अब नोस्ट्रिल से आपने सांस ली, उसको एल्वियोलाई तक ले जाना है, तो उसमें क्या इन्वॉल्व होगा, कंडक्टिंग पार्ट भी होगा, एक्सचेंज पार्ट भी होगा। वो पूरा का पूरा इसे एल्वियोलाई तक ले जाते हैं। कंडक्टिंग पार्ट का क्या काम है, टू क्लियर इट फ्रॉम फॉरेन पार्ट। कंडक्टिंग पार्ट का क्या फंक्शन होता है, फॉरेन पार्टिकल्स अगर है वो हटाने हैं, चाहे कोई बैक्टीरिया हो, वायरस हो, कोई छोटा सा माइक्रो पार्टिकल हो डर्ट का, वो सब हटाने का काम कंडक्टिंग जोन का है। एयर को ह्यूमिडिफाई करना, ये भी मैंने आपको समझा दिया, और एयर को नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर तक लेके आना, ये भी किसका काम है, कंडक्टिंग जोन का काम है। समझ गए। फिर उसके बाद एक्चुअल जो कहानी होगी डिफ्यूजन की, एक्सचेंज ऑफ गैसेस की, O2 और CO2 के एक्सचेंज की, दैट विल बी द पार्ट ऑफ एक्सचेंज जोन और रेस्पिरेटरी पार्ट। ठीक है, नाउ द लंग्स आर सिचुएटेड इन द थोरैसिक चैम्बर, ठीक है, विच इज एनाटॉमिकली एन एयर टाइट चैम्बर। समझो, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, वेरी कंसेप्चुअल लाइन। हमारे जो लंग्स है ना, दे आर एन एयर टाइट चैम्बर। लंग्स एयर टाइट चैम्बर के अंदर प्रेजेंट है। लंग्स प्रेजेंट है थोरैसिक कैविटी में। इसको इरेज कर दूं क्या, अगर स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, मैं इरेज कर रहा हूं। देखो थोरैसिक कैविटी क्या हो गई आपकी, ये पूरी साइड में रिब्स से बाउंड है। ठीक है, ऊपर में आपका ये स्ट्रक्चर्स हो गए, इनलेट ऑफ थोरैक्स, और नीचे डायफ्राम हो गया। ठीक है, और ये रिब्स पूरी सामने सामने आ रही हैं। ये हम पढ़ेंगे कौन से वाले चैप्टर में, मस्कुलर सिस्टम में हम पढ़ेंगे पूरा, हड्डियों के स्केलेटल सिस्टम में इसके बारे में। ठीक है, ये पूरा स्टर्नम हो गया बीच में। ओके, तो पीछे से भी पूरी रिब्स है, वर्टिब्रल कॉलम भी है। तो ये जो थोरैसिक कैविटी है ना, इट इज एन एयर टाइट चैम्बर। इसमें कहीं से भी एयर नहीं जा सकता है थोरैसिक कैविटी में, अनलेस एंड अनटिल कोई परफोरेशन हो, किसी को गोली वगैरह लगी हो। उसके बेसिस पे क्वेश्चन भी है एग्जाम्पलर में, अगर कोई एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सॉल्व कर सकता है तो वो समझ गया होगा मैं किसकी बात कर रहा हूँ। अब ये चीज आप समझ गए, थोरैसिक कैविटी एनाटॉमिकली एक एयर टाइट चैम्बर है। थोरैसिक चैम्बर इज फॉर्म्ड डॉर्सल, वेंट्रल, एंटीरियर, पोस्टीरियर। समझते हो ना, शीशे के सामने खड़े हो जाओ, जो भी तुम्हारे आगे का हिस्सा है, तुम्हारा चेहरा, तुम्हारा चेस्ट रीजन, बाकी के सामने वाला हिस्सा, वो आपका एंटीरियर हो गया। और जो पीछे हो गया आपका बैक साइड में पीछे का रीजन, पूरा बैक वगैरह, वो हो गया आपका पोस्टीरियर रीजन, एंटीरियर पोस्टीरियर। ठीक है, देन डॉर्सल और वेंट्रल क्या होता है, अगर कोई बंदा लेट गया है या कोई हॉरिजॉन्टल ऑर्गेनिजम्स हो गए तो उनमें वेंट्रल सरफेस कौन सा हो गया, पेट के बल वाली जो चीज हो गई वो वेंट्रल हो गई, और डॉर्सल क्या हो गई, उसके अपोजिट जो होगी। तो थोरैसिक चैम्बर इज फ्रॉम डॉर्जली। अब पेट वाली चीज, पेट के बल वाली चीज वेंट्रल है, उसके अपोजिट मतलब पीछे वाली चीज डॉर्जल है। जिसको मैंने अभी एंटीरियर का उसे वेंट्रल समझो, जिसको पोस्टीरियर का उसको डॉर्जल समझो। तो थोरैसिक कैविटी में पीछे की तरफ क्या है, मिड लाइन में तो आपका वर्टिब्रल कॉलम है। ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम है। देन वेंट्रली आगे की तरफ क्या है, स्टर्नम है। एंड लेटरली, साइड लेटरली मतलब दोनों साइड से रिब्स है दोनों तरफ। एंड लोअर साइड में क्या है, डायफ्राम है। डायफ्राम एक डोम की तरह है, इधर बल ही आपको ऐसे दिख रहा हो, जब आप इसको ऊपर से देखोगे तो ये पूरा डोम शेप्ड स्ट्रक्चर होता है। मुझे याद नहीं कैसे इसकी डायग्राम है, कुछ इस तरीके की होती है, पूरा ये डोम शेप्ड स्ट्रक्चर है। इसको आप टॉप व्यू देखोगे या इन्फीरियर व्यू, तो डायफ्राम इज ए डोम शेप्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, अभी एक चीज तुम्हें देखनी है, आई थिंक अगली डायग्राम्स में होगी। इधर तुम देखो, ये साइड व्यू बनाया हुआ है,
साइड व्यू बोले तो बहुत गंदी डायग्राम है, बट ठीक है, समझ जाओ तुम लोग। ठीक है, कुछ कुछ चीज समझ पा रहे हो क्या? ये साइड व्यू है इस बंदे का, इसकी आंख हो गई, इसके कान हो गए रेड कलर के, इसके बाल, ठीक है। अब अगेन बेटा क्या करना है, बताओ क्या करना है। एक चाकू ले लो, ठीक है, एंड इस बंदे को फाड़ दो साइड से, ठीक है। तो कुछ ऐसा आपको इसको थोरेसिक कैविटी दिखेगी। पीछे की तरफ क्या दिखेगी, इसकी रीढ़ की हड्डी, पीछे की तरफ वर्टिब्रल कॉलम दिख रही है। पीछे वाली चीज को हम क्या कहते हैं, पोस्टीरियर, या इधर क्या कहेंगे हम इसको, डॉर्सल। एंड ये आगे का पार्ट क्या होगा, इधर स्टर्नम दिखेंगी। ये हो गया आपका एंटीरियर पार्ट या फिर वेंट्रल पार्ट। तो वही इसने कहा थोरेसिक कैविटी इज सराउंडेड डॉर्जली। बताओ बेटा डॉर्जली क्या दिख रहा है तुम्हें, डॉर्जली ये दिख रहा है वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। वेंट्रली क्या है बेटा, स्टर्नम होगा मिड लाइन में। अगर पूरा ये पैरासेजाइटल सेक्शन है, सेजाइटल सेक्शन लोगे पूरा तो मिड सेजाइटल, इधर आपको स्टर्नम दिखेगी, ठीक है। और लैटरली क्या दिखेगा बेटा, इस डायग्राम में देखो, इसको ऐसे रिब्स जा रही होंगी, तो वो रिब्स कट गई, तो इसका मतलब थोरेसिक कैविटी इज सराउंडेड लैटरली बाय रिब्स। नीचे देखो इंफीरियर में कौन सराउंड कर रहा है, डायफ्राम। तो वॉल्स बाउंड्रीज समझ गए तुम लोग, इंटीरियर क्या है, पोस्टीरियर क्या है, लैटरली कौन है, इंफीरियरली कौन है। इज दिस क्लियर, ये लाइंस क्लियर है कि नहीं है। द एनाटॉमिकल सेटअप, द एनाटॉमिकल सेटअप ऑफ लंग्स इन द थोरैक्स इज सच दैट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, एनी चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ थोरैसिक कैविटी will be reflected in the lung cavity. What is thoracic cavity, what is lung cavity, दोनों एक दूसरे से अलग कैसे हैं। Such an arrangement is essential for breathing as we cannot directly change the pulmonary volume. Very very conceptual lines. देखो वापस इस डायग्राम पे आते हैं। ये जो पूरी की पूरी रिब्स से सराउंडेड है, रिब्स से सराउंडेड है, डायफ्राम से सराउंडेड है, पीछे वर्टिब्रल कॉलम से सराउंड है, ये तुम्हारी है थोरैसिक कैविटी। समझे कि नहीं। और ये जो तुम्हारे लंग्स हो गए, ये तुम्हारी हो गई पल्मोनरी कैविटी और लंग कैविटी। दोनों के बीच में वैक्यूम क्रिएटेड है। लंग की दो लेयर्स के बीच में फ्लूइड था, बट इधर की इन लेयर्स में वैक्यूम है। तो आप किस चीज को चेंज कर सकते हो, जब आप सांस लेते हो चेस्ट कैविटी मूव करती है, एक्सपैंड होती है, देन वापस आती है। तो ये जो एक्सपेंशन है, वापस आना है, कुछ तो मसल्स होंगे जिनकी कंट्रैक्शन हो रही है। देखो बेटा लंग में तो मसल्स नहीं है, लंग्स को तो कभी तुम कंट्रोल नहीं कर सकते हो। जरा एक बार गहरी सांस ले लो, ली, चेस्ट कैविटी एक्सपेंड हो गई, अब सांस छोड़ो, ठीक है, वापस अपनी पोजीशन पे आ गई या अंदर की तरफ चली गई। तो ये तो तुमने अपनी मर्जी से किया, कैविटी को एक्सपेंड किया फिर वापस छोड़ दिया। तो तुम किन मसल्स को कंट्रोल कर सकते हो, स्केलेटल मसल्स तुम्हारे कंट्रोल में है। तो उसका मतलब स्केलेटल मसल्स की कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से किस कैविटी की वॉल्यूम में चेंज आ रहा है। पल्मोनरी कैविटी तुम्हारे काबू में नहीं है, इन रिब्स के बीच में मसल्स है। कोस्टा मीन्स रिब, इंटरकोस्टल मसल्स मीन्स रिब्स के बीच बीच में जो मसल है। तो तुम थोरैसिक कैविटी की वॉल्यूम बदल सकते हो। जब तुमने गहरी सांस ली, तुमने थोरैसिक कैविटी के मसल्स को कंट्रैक्ट किया, चेस्ट एक्सपेंड हुआ, तो थोरैसिक कैविटी को तुमने एक्सपेंड किया। अब अंदर देखो वैक्यूम है, वैक्यूम है, ठीक है। तो थोरैसिक कैविटी की जैसे ही तुमने वॉल्यूम को एक्सपेंड किया, तो अंदर प्रेशर क्या हुआ, वॉल्यूम तुमने बढ़ाया तो अंदर का प्रेशर घट गया, इधर प्रेशर घट गया, तो सक्शन टाइप क्रिएट हुआ। अब ये इस कैविटी को बाहर की तरफ खींचेगा,
कभी जूस पिया है, वो फ्रूटी वाला जूस आता है ना, डब्बे वाला जूस, उसमें पाइप डालते हो, तो तुम क्या करते हो? देखो अभी समझना, कंसेप्चुअल चीज है। ये समझ लो तुम जूस का डब्बा है, ये समझ लो तुमने पाइप डाली है इसके अंदर, ये समझो जूस है, ठीक है। अब पाइप से तुम एयर को सक कर रहे हो, इस पाइप में जो भी एयर था वो तुमने बाहर निकाल दिया, इस पाइप में तुमने वैक्यूम क्रिएट किया, मतलब नेगेटिव प्रेशर तुमने क्रिएट किया। फिजिक्स में नहीं जाना कि प्रेशर नेगेटिव कैसे हो गया, ठीक है। नेगेटिव प्रेशर तुमने क्रिएट किया, उसकी वजह से ये जूस इधर से खींचा चला जाता है और ये पाइप में आ जाता है। इस पाइप को ऐसे देखो, जैसे ही तुमने इधर वैक्यूम क्रिएट किया, आसपास क्या पड़ा हुआ था? जूस पड़ा हुआ था। उस वैक्यूम की वजह से ये जूस इधर नेगेटिव प्रेशर की वजह से खींचा चला जाता है और तुम जूस पी लेते हो। अब सिमिलरली इधर तुम कहानी समझो, ये तुम्हारी येलो कलर की लाइनिंग थोरैसिक कैविटी है, इसको तुमने एक्सपेंड कर लिया, तो अंदर थोरैसिक कैविटी में तुमने वॉल्यूम बढ़ा दी थोरैसिक कैविटी की, उसकी वजह से प्रेशर कम हो गया, समझ लो नेगेटिव प्रेशर बन गया। अब नेगेटिव प्रेशर बन गया तो वो इसको बाहर की तरफ खींचेगा। अभी लाइट चली गई है, वरना मैं तुम्हें मॉडल बना के दिखा देता, बट कोई नहीं, ऐसे भी समझ लो। इधर की तरफ प्रेशर लग रहा है, यस और नो? तो ये लंग्स बाहर की तरफ फैल जाएंगे। इनिशियली अगर ये ऐसे थे, अब ये ऐसे हो जाएंगे, तो लंग की वॉल्यूम इनडायरेक्टली बढ़ गई, तुमने थोरैसिक कैविटी की वॉल्यूम में चेंज किया, दैट इज रिफ्लेक्टेड एज चेंज इन वॉल्यूम ऑफ प्लूरल कैविटी और पल्मोनरी कैविटी, लंग कैविटी। दोनों कैविटी के बीच में डिफरेंस समझ आया, किसको तुम कंट्रोल कर सकते हो, उसकी वजह से क्या होता है, ये सारी कहानियां समझ आई कि नहीं, यस और नो? अब जैसे ही लंग एक्सपेंड हो गए, अब इधर का वॉल्यूम बढ़ गया और लंग के अंदर का प्रेशर कम हो गया। अब लंग के अंदर का प्रेशर कम हुआ, इसके साथ ये पाइप जुड़ी हुई है, यस और नो? ये पाइप जुड़ी है तो ये इधर से एयर को खींच लेगी, जो तुमने सांस ली है वो इधर अंदर आ जाएगी। तो स्टार्टिंग में पिछले किसी वीडियो में जब मैंने क्वेश्चन पूछा था कि चेस्ट की वॉल्यूम चेंज होने की वजह से हम सांस ले पाते हैं, या हमने सांस ली उसकी वजह से चेस्ट वॉल्यूम एक्सपेंड हो गई, मिल गया आंसर? अगर आंसर मिल गया तो कमेंट में एक बार लिख दो कि क्या समझे तुम, ठीक है? ये पूरा अच्छे से समझ आया? अगर समझ आया तो कोई भी क्वेश्चन तुम बना लोगे, जितना भी कंसेप्चुअल पूछा जा सकता है इस पैराग्राफ से, ये ध्यान देना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी कंसेप्चुअल, ठीक है? अरे स्टार भी नहीं बन रहा है यार। अब ये समझ आ गया? Anatomical setup is such that any change in volume of thoracic cavity will be reflected as change in lung cavity. वही कहानी, thoracic cavity में तुमने चेंज किया, वो कैसे रिफ्लेक्ट हो गया पल्मोनरी कैविटी की चेंज में, ठीक है? रेस्पिरेशन के अंदर क्या स्टेप्स है? तुम सांस लोगे, एयर लंग्स तक पहुंचेगा, देन लंग्स में एल्वियोलाई में उस एयर का डिफ्यूजन होगा, फिर वो ब्लड में आ जाएगा, फिर ब्लड से उसे टिश्यूज तक ट्रांसपोर्ट करेंगे, फिर उधर वो यूटिलाइज हो जाएगा सेल्यूलर रेस्पिरेशन के लिए। 5 स्टेप्स है। पहली स्टेप में क्या है? ब्रीदिंग। ब्रीदिंग को ऊपर क्या समरी में, ब्रीदिंग स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में ब्रीदिंग को इसने क्या कहा था? रेस्पिरेशन बोला था। इधर क्या बोल रहा है ये ब्रीदिंग को? पल्मोनरी वेंटिलेशन। वेंटिलेशन मीन्स एयर का आना, पल्मोनरी मीन्स रिलेटेड टू लंग, लंग में एयर का आना इज ब्रीदिंग। तुमने सांस ली, एयर लंग्स में चला गया, दैट इज ब्रीदिंग। ब्रीदिंग से क्या हुआ? एटमॉस्फेरिक एयर अंदर ले लिया आपने, और जब एक्सहेल किया तो CO2 एक्सहेल आउट कर लिया आपने, ठीक है? सांस आपने ले ली, लंग्स तक आपने हवा पहुंचा ली। अब लंग्स पे क्या कहानी हो रही होगी, ये देखो, ये मैं एल्वियोले बना रहा हूँ जूम करके, ठीक है? और ये मैं ब्लड वेसल बना रहा हूँ। पल्मोनरी वेंटिलेशन से क्या हुआ? एयर यहाँ पे आ गया और ब्लड ने CO2 को लेकर आया लंग्स तक। अब इधर ये डांस तो नहीं करेंगे, इनको एक्सचेंज होना है, तो सेकंड स्टेप में क्या हुआ? डिफ्यूजन ऑफ गैसेस अक्रॉस द मेम्ब्रेन। ऑक्सीजन को हमें लेना है टिश्यूज के लिए, तो ऑक्सीजन इधर ब्लड में आएगी, CO2 को हटाना है, CO2 लंग्स में चला जाएगा, आप एक्सहेल करोगे, CO2 बाहर। अब ठीक है, ऑक्सीजन इधर आ गया, CO2 इधर आ गया। अब अगेन इधर बैठ के डांस तो नहीं करेंगे, इनको अब हटाना है, लंग्स से इसको बाहर नोज तक पहुंचाना है CO2 को, और ऑक्सीजन को
ब्लड वेसल से पूरे टिश्यूज तक पहुंचाना है, तो बोले तो गैसेस का ट्रांसपोर्ट होगा ब्लड से। ओके, ट्रांसपोर्ट भी हो गया। उसके बाद क्या होगा, अब ये फिर से गंदी सी डायग्राम समझ लो। ये तुम्हारे लंग्स थे, ठीक है। अब लंग्स से ब्लड में आ गया है ऑक्सीजन। मान लो इधर तुम्हारी बाजू है, तुम्हें हाथों से फोन चलाना है, ठीक है, तो तुम्हारी उंगलियां हिलेंगी, रील्स देखते हो। इस उंगली को एनर्जी चाहिए कंट्रैक्शन करने के लिए, इस उंगली तक ऑक्सीजन पहुंचाना है। तो ब्लड वेसल से यहाँ इस उंगली तक ऑक्सीजन तो आ गया। अब इधर सेल है, अब इस ब्लड वेसल से यही ऑक्सीजन जब सेल में जाएगा तो यहाँ पर भी डिफ्यूजन होगा, बट दैट विल बी डिफ्यूजन बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू। ब्लड में ऑक्सीजन पड़ी है, उसको टिश्यू में भेजना है, और टिश्यू में जब रेस्पिरेशन हो चुकी है, टिश्यू में CO2 प्रोड्यूस हुआ है, उसको टिश्यू से हटा के ब्लड में लेना है ताकि उसको लंग्स में भेज सके। समझ पा रहे हो कि नहीं? लास्ट स्टेप विल बी, अब जो सेल को आपने O2 दिया है, अब अगेन उधर भी डांस नहीं करेगा, O2 यूटिलाइज करेगा, सेल ऑक्सीजन को यूटिलाइज करेगा कैटाबॉलिक रिएक्शंस के लिए, और जो भी उसको एनर्जी चाहिए वो एनर्जी बना लेगा, बाय प्रोडक्ट आपको CO2 मिलेगा। इस सारी प्रोसेस को कहते हैं सेल्यूलर रेस्पिरेशन, ठीक है। क्या क्या हो रहा है, आप सांस ले रहे हो, पल्मोनरी वेंटिलेशन, वो एल्वियोलाई तक पहुंच गई कहानी, फिर एल्वियोलर मेम्ब्रेन के अक्रॉस गैसेस का एक्सचेंज होगा, फिर उसके बाद गैसेस को ट्रांसपोर्ट करना है, देन एट द लेवल ऑफ टिश्यू ब्लड वेसल से ऑक्सीजन तक ब्लड वेसल से ऑक्सीजन टिश्यूज तक पहुंचाना है, और टिश्यू से CO2 निकाल के ब्लड में देना है, ठीक है। एंड लास्टली ऑक्सीजन इज यूटिलाइज्ड बाय द सेल्स फॉर रेस्पिरेशन एंड CO2 इज प्रोड्यूस्ड। वापस से पूरा साइकिल चलेगा। ये 5 स्टेप्स आपको पढ़नी है डिटेल में, आगे के जो सब हेडिंग्स होगी वो इसी से डील करेंगे, ठीक है।